टू जेनजिल इनोवेशन। अभी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक तक की थी और अभी ये हमारा उसका पार्ट 2 है जिसमें हम वेयर हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियोस नहीं है टॉपिक के बारे में। ये सिर्फ आप कह लो कि उनका ओवर व्यू है और विद हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। लेकिन जो हर टॉपिक की प्रॉपर वीडियो होगी जैसे पहले अपलोड हुई है उस तरह बाकी टॉपिक की भी टॉपिक बाय टॉपिक जो भी वीडियोस हैं वो सारी अपलोड करूँगी। तो अभी इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है वेयर हाउस का, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या स्टोर से कोई चीज़ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी चीज़ें ना एक सफ़र तय करके आती हैं थ्रू अ वेयर हाउस। और जो वेयर हाउसिंग होती है ना वो बैकबोन होता है ट्रेड का, और ये वो जगह होती है जहाँ पे गुड्स को सेफली स्टोर किया जाता है बिफोर दे रीच कस्टमर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेयर हाउसिंग क्या होता है, इसका बिज़नेस में क्या रोल है और ये किस तरह से सप्लाई चेन को स्मूथ बनाता है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कि वेयर हाउसिंग क्या होता है। वेयर हाउसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें गुड्स को स्टोर किया जाता है कस्टमर तक पहुंचने से पहले। और ये कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन इन क्योंकि जो वेयर हाउसिंग होती है ना, जो भी मतलब लोग वेयर हाउसिंग का काम करते हैं उन्होंने इंश्योर करना होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगी जब कंज्यूमर डिमांड क्रिएट होगी उसकी, या जब भी उसकी ज़रूरत होगी। और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। और इन बिज़नेस का मेन काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इनका जो मेन काम होता है ना वो इन्वेंट्री को स्टोर इसलिए करते हैं ताकि जब मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो तो वो टाइमली कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट उसमें आ जाता है कि की फ़ीचर्स क्या हैं, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या हैं वेयर हाउसिंग के। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि वेयर हाउस का जो बेसिक फंक्शन है ना वो ये होता है कि उन्होंने चीज़ों को स्टोर करना होता है और उस वक्त मार्केट में लेकर आना होता है या उस वक्त रिटेलर्स के पास लाना होता है जब इनकी ज़रूरत होती है। और स्पेशली ये उन बिजनेसेस के लिए होता है जिन्होंने चीज़ें बल्क में बाई की होती हैं। और नेक्स्ट इसका फीचर है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और जो वेयर हाउस हैं वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं थेफ्ट से, डैमेज से। अब जैसे वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे बारिशें वगैरह हो रही हों तो जब एक्सेसिव बारिश होती है तो ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर ऑर्डर्स डिले हो सकते हैं और कस्टमर को चीज़ें टाइमली नहीं मिल सकती। तो इस वजह से उन्होंने वेयर हाउस में स्टोर किया होता है ताकि हर तरह के सर्कमस्टांसिस से टाइमली मैनेज किया जा सके और हर कंडीशन कि कोई भी मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो या कुछ भी हो वो टाइमली सारी चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन का एडवांटेज। जो वेयर हाउस है वो यूजुअली इंडस्ट्री एरिया में बनाए जाते हैं या फिर ट्रेड सेंटर के पास होते हैं, और इनका मेन मकसद यही होता है कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनको कम होगी और वो चीज़ों की डिलीवरी भी जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर सप्लाई। अब जो वेयर हाउसिंग होते हैं ना उन्होंने इंश्योर यही करना होता है कि प्रोडक्ट की जो है ना वो सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। मार्केट में सप्लाई कभी भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मार्केट में चीज़ों की सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है तो उससे हमेशा चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से मार्केट की जो प्राइसेस है ना उसमें इनइक्विलिब्रियम आ जाता है, कि मतलब प्राइसेस में फिर गैप आना शुरू हो जाता है। और जब एक चीज़ की बहुत डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई शॉर्टेज होती है, तो फिर वो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो फिर कम हो जाती है। तो इसलिए वेयर हाउस का मेन टास्क यही होता है कि टाइमली और डिमांड के टाइम पे चीज़ को पहुंचा देना है उस जगह पर। और इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइम यूटिलिटी का। अब इसका फीचर होता है कि इन्होंने जिस वक्त मार्केट में ज़रूरत होगी ना इन्होंने सिर्फ उसी वक्त मार्केट में उस चीज़ को प्रोवाइड करना है, और तब तक इन्होंने मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लेकर आना जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। और इसकी एग्जांपल में हम लोग ये भी ले सकते हैं कि जैसे जैपनीज़ की एक टेक्निक है जिसको JIT बोलते हैं, तो वो होती है जस्ट इन टाइम। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए वो करते हैं ताकि उनका एक्सपेंस कम हो सके। और जैसे कुछ कह लो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं वो जस्ट इन टाइम की स्ट्रेटजी रखते हैं अपने सप्लायर्स के साथ। लिंक उनके अच्छे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, और इस तरह से उन्होंने उनके साथ पहले से डील किया होता है कि जिस वक्त भी हमारे पास ऑर्डर आएगा तब हम आपसे चीज़ लेंगे। तो इस तरह समटाइम ये भी होता है कि जब आप ऑर्डर करते हो ना, कोई स्मॉल बिजनेस वाला है
ठीक है, उसने या किसी का स्टार्टअप है, उसने अभी न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ज़ाहिर उस वक्त उसके पास ना स्टार्टिंग में कैपिटल की कमी होती है, तो वो इतना कैपिटल इन्वेंट्री में होल्ड नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट डील कर लेते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे तो उस टाइम हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपने हमारे बिहाफ पे कस्टमर को चीज़ डिलीवर कर देनी है। तो जो वेयर हाउस के वो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो उनका मेन काम होता है वो रिस्क बियर करना होता है कि अगर चीज़ डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा कीमती चीज़ें तो इन्होंने उनकी इंश्योरेंस करवाई होती है, तो उसमें भी इनका मेन काम ना रिस्क को बियर करना होता है, ताकि जो लॉस का बर्डन है ना वो बिज़नेस पे कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ये ग्रेडिंग और पैकिंग, जो पैकेजिंग वगैरह है वो भी करते हैं। अब जो मॉडर्न वेयर हाउस है ना उसमें चीज़ों को वो सिर्फ स्टोर ही नहीं करते, वो उसके साथ साथ उस पर लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी यही आ जाता है कि अब वो मतलब जो स्टोर नहीं कर रहे होते, वो अगर आप उनके साथ अपना एक प्रॉपर डील कर लो ना, तो वो फिर आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को चीज़ें डिलीवर भी कर देते हैं। बस ये कि आपकी आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि रोल ऑफ वेयर हाउसिंग इन सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन में इसका क्या रोल है। अब देखो, सप्लाई चेन में इसका ये होता है कि वेयर हाउस एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री से चीज़ों को लेकर आती है और कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट एट अ टाइम ऑफ डिमांड, के जब भी मार्केट में डिमांड होगी और जब कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होगी तो वो उस वक्त मार्केट में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ये स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स होती हैं इसकी वजह से, क्योंकि वेयर हाउस का जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो यही है कि जहाँ गुड्स को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर वक्त अवेलेबल होंगी, और स्पेशली जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो या डिलीवरी में डिले हो। तो अगर किसी भी कंपनी को जैसे रमज़ान में ज़्यादा सेल्स का अंदाज़ा है, तो वो पहले से ही अपना स्टॉक वेयर हाउस में रख लेते हैं। दूसरा इसके बाद आ जाता है बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। अब जैसे वेयर हाउसिंग है वो हेल्प करती हैं चीज़ों को ग्रुप करने में, ठीक है, एफिशिएंटली डिलीवर करने में। इसका मतलब ये होता है कि आइटम जो है ना वो एक ही जगह से डिस्पैच होती हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है और जो टाइम है वो दोनों उसके सेव हो जाते हैं। अब जैसे एक वेयर हाउस से डिफरेंट सिटीज़ को चीज़ें जानी है, तो फिर वो क्या करेगा कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना उसके वो एक ही ट्रक में लोड करके भेज देगा, क्योंकि वो सारे सेम रूट पे आते होंगे। तो इस तरह उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होगी और उनकी चीज़ें भी टाइमली डिलीवर हो जाती हैं। इसके साथ साथ इनका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो होता है सप्लाई को मेंटेन करना और उसके साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो कहते हैं कि जब तक कस्टमर को चीज़ें सप्लाई होती रहती है ना टाइमली, कि जैसे अगर आप उनको रिस्पॉन्स अच्छा देते हो और जो उन्होंने चीज़ डिमांड की वो टाइमली उसको प्रोवाइड कर देते हो, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उससे बूस्ट होती है। और जो वेयर हाउस है ना वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी कभी कमी नहीं होनी चाहिए, और जब स्टोर में माल ख़त्म हो जाएगा तो वेयर हाउस से फ़ौरन जो चीज़ें ना वो सप्लाई हो सकती हैं, और इस तरह कस्टमर भी खुश रहता है। अब जैसे सुपर मार्केट वगैरह होती हैं जिसमें अल्फ़ता, इम्तियाज़ वगैरह आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी शेल्फ़ कभी भी खाली नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि उनका वेयर हाउस के साथ रेगुलरली कॉन्टैक्ट होता है, और जैसे ही कोई चीज़ मार्केट से मतलब उनकी शेल्फ़ से ख़त्म होने लगती है तो साथ ही नई चीज़ें उनके पास आ जाती हैं। और इनमें से कुछ सुपर मार्केट तो ऐसी हैं जिनके अपने ही वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी होती है, तो वो फिर अपना ही वेयर हाउस रखते हैं और उसमें चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में बाय करके रखते हैं। इसके साथ इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्क रिडक्शन और सेफ्टी। अब जो वेयर हाउस हैं वो गुड्स को सेफ रखते हैं, ठीक है, मतलब वही तो वो डैमेज वगैरह से बचाते हैं। और जो स्पेशल वेयर हाउस होते हैं उनका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है, जहाँ पॉसिबल आइटम जैसे फ्रूट वगैरह, पेरिशेबल आइटम, ठीक है, जहाँ पर हम पेरिशेबल आइटम्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, मेडिसन हो गई, ठीक है। अब देखो जो इतने भी वेयर हाउस होते हैं ना, कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं जो सिर्फ चीज़ों को स्टॉक करते हैं, मतलब नॉन पेरिशेबल गुड्स को, ठीक है, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे वेयर हाउस भी होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को बाकायदा कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पर वो पेरिशेबल आइटम्स को रखते हैं, जिसमें खाने की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फ्रूट्स आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वेयर हाउस टेम्परेचर जहाँ पे कंट्रोल होता है, जो लेबॉर्ट्री बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर सेव्ड होता है। फिर इसके बाद इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वेयर हाउस कंपनीज जितनी भी है ना
उनका मेन टास्क इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना ही होता है, क्योंकि उनका होता है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं और वो बाकायदा अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई चीज़ मार्केट से मतलब डाउन होने लगती है या उनके पास उसका स्टॉक ख़त्म होने लगता है, तो साथ ही उसका ऑटोमेटिकली नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास कभी भी किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होती। अब इसी तरह से जो वेयर हाउस सप्लाई चेन का है ना, हम कह सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग ना वो सप्लाई चेन को स्मूथ रन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन अगर देखा जाए तो वेयर हाउस ही वो बिज़नेस है जिसने इंश्योर करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो टाइमली मतलब राइट टाइम पे राइट कस्टमर को ठीक वे में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मतलब सही जगह पर सही कस्टमर को राइट टाइम में मिल जाना प्रोडक्ट का मेन काम होता है सप्लाई चेन का, और जो वेयर हाउस है वो इन्हीं चीज़ को इंश्योर करते हैं। अच्छा, अभी इसमें यह है कि जैसे ज़िंदगी और बिज़नेस है ना, दोनों ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। किसी भी वक्त कोई भी एक्सीडेंट, फायर या थेफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो इस तरह बिज़नेस का भी कोई भरोसा नहीं होता। बिज़नेस में भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो जो भी स्मार्ट लोग होते हैं या स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान रखते हैं। ठीक है, और उनके उस बैकअप प्लान को हम इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करती है बिज़नेस को। ठीक है, और उनको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाती है, और जो भी अनप्रिडिक्टेबल लॉसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप एग्जांपल लो कि किसी की भी मोबाइल शॉप है या ग्रोसरी स्टोर है, कुछ भी है, उसको है कि वहाँ पे आग लग सकती है या वहाँ से चोरी हो सकता है, तो वो इसको इंश्योर करवा लेंगे, और किसी भी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा सकते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, कि वो मिसहैप हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस केस में फिर आपके जो लॉसेस है ना वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो इस तरह जो आपका लॉस का बर्डन है ना वो कम हो जाता है। तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होती है जो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाती है। और इसी तरह आपका जो बिज़नेस ओनर है और जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम जो लॉसेस होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। तो जितने बड़े लॉसेस होते हैं ना उनसे रिकवर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो जो इंश्योरेंस है ना वो आपको फाइनेंशियल सेफ्टी देती है, जो प्रोटेक्ट करती है बिज़नेस को और इंडिविजुअल को फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल लॉसेस, और इसके साथ ये इनेबल मतलब उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने रिस्क को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी बिज़नेस के ऑपरेशंस होंगे, जो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, वो नॉर्मली चलते रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे और उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनको जो भी लॉस होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी उनके बिहाफ पे बियर कर लेगी। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट होती है। इंश्योरेंस का काम ही ये होता है कि उसने रिस्क को मिटिगेट करना है, कि रिस्क को कम से कम करना है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जो कि एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है बिज़नेस को, कि जब भी उनको कोई अनप्रिडिक्टेबल लॉस हो गया है तो वो फाइनेंशियली जो है ना वो उनको सिक्योर करेगी, बिज़नेस को भी और इंडिविजुअल्स को भी। अब जैसे बिजनेसेस हैं वो, जैसे हम अगर अल्फता की बात करें तो अल्फता ने भी अपने स्टॉक की जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई होती है। इस तरह जो लाहौर के लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी साल पहले लिबर्टी में इनकी बहुत बड़ी शॉप थी इनकी अल्फता की, तो वहाँ पर आग लग गई तो सारा स्टॉक उनका जल गया था। तो वो लेकिन उनका सब कुछ इंश्योर था, तो फिर उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने उनके बिहाफ पे सारा लॉस रिकवर कर दिया था। तो इस तरह उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है और लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, और जो बिजनेसेस हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से होते हैं। तो इस तरह उनकी लीगल लाइबिलिटी, कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उनकी लीगल लाइबिलिटी होती है, उन्होंने प्रॉपरली अगर कुछ भी होता है तो उसको रिकवर करना होता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं की फ़ीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के जो की फ़ीचर होता है ना उसमें जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फ़ीचर है वो रिस्क कवरेज है, क्योंकि इंश्योरेंस का मेन फ़ीचर ही रिस्क को कवर करना होता है, चाहे वो फायर का हो, एक्सीडेंट का हो या चोरी का हो। अगर एक मोबाइल शॉप है, मतलब हमने पहले कहा कि अगर उसमें आग लग गई है तो फिर अगर उसने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाया हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके बिहाफ पे सारा नुकसान उसको कवर अप कर देते हैं। अब इसका जो दूसरा फीचर है वो है प्रीमियम पेमेंट। अब इंश्योरेंस लेने के लिए ना हमें हमेशा एक फ़िक्स्ड अमाउंट रेगुलरली पे करनी होती है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब जैसे आप कार की इंश्योरेंस करवाते हो
या किसी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाते हो, तो उसमें ये होता है कि आप हमेशा मंथली या ईयरली आप एक प्रीमियम होता है जो उनको पे कर रहे होते हो, और कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो तो उसके अगेंस्ट, अब जैसे अगर आपने कार की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो कार का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लॉस को रिकवर करना भी वो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट। अब जो इंश्योरेंस है ना, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के दरमियान होता है। ठीक है, जब आप जैसे अगर किसी ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है तो वो भी एक एग्रीमेंट होता है कि जहाँ कंपनी एग्री करती है कि अगर आप बीमार होते हो या आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो आपका जितना खर्चा होगा वो सारे का सारा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। फिर इसके साथ ये प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको पीस ऑफ माइंड देती है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। कि एक बिज़नेस ओनर है वो अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाता है ताकि अगर फायर लग जाए या था, क्योंकि जैसे अगर आप देखो फैक्ट्रियाँ वगैरह तो वहाँ पे नॉर्मली आग लग ही जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कुछ भी। तो इस वजह से जितने बिज़नेस ओनर होते हैं ना, वो हमेशा अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाते हैं और मशीनरी को इंश्योर करवाते हैं ताकि कुछ भी डैमेज हो तो उनको लॉस ना हो। इसके बाद आ जाता है कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस। और जब भी लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेशन देती है एज़ पर टर्म ऑफ, मतलब जो भी आपकी पॉलिसी बनी होगी, जिस तरह से आप प्रीमियम पे कर रहे होगे, क्योंकि वो भी एक लीगल आपकी बाइंडिंग होती है, लीगल एग्रीमेंट होता है जो आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया होता है। तो जितना भी उन्होंने लॉस, क्योंकि समटाइम वो 100% नहीं देते, कुछ परसेंटेज लॉस वो देते हैं, ठीक है, तो वो जिन भी टर्म्स पे आपकी पॉलिसी बनी हुई है उसकी बेस पर वो आपको कंपनसेशन देते हैं जो भी लॉस हुआ हो। लेकिन अगर आपका इंश्योर्ड कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए, ठीक है, तो फिर कंपनी रिपेयर को भी करवा सकती है, या फिर हो सकता है कि वो उसका मतलब रिप्लेसमेंट का खर्चा दे दे। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो भी पॉलिसी ख़रीदी होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, कार की इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है, और बिज़नेस की भी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो इसमें यह कि अगर फैमिली कोई भी हेड मेंबर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी फैमिली को वो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कि मतलब अगर किसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है तो इसका मतलब है वो एक स्पेसिफिक प्रीमियम अमाउंट थ्रू आउट अपनी लाइफ ना वो पे कर रहा होता है। तो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आप इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट करवाओगे। ठीक है, मतलब वो सबमिट करवाना, तो जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी अमाउंट क्लेम करते हो, तो फिर जितनी अमाउंट की उनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है वो उनके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाती है। तो अब ये जितने भी इंश्योरेंस के फ़ीचर हैं ये इंश्योरेंस को एक ज़रूरी फाइनेंशियल टूल बनाते हैं। कि मतलब इंश्योरेंस के फ़ीचर ही एक्सप्लेन करते हैं कि इंश्योरेंस एक बहुत सिग्निफिकेंट बिज़नेस टूल है, और ये सिर्फ बिज़नेस वालों को ही बेनिफिट नहीं देता बल्कि ये एक नॉर्मल इंसान को भी बेनिफिट देता है। जैसे हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, अगर हम कोई बिज़नेस नहीं भी रन कर रहे तो हम अपनी गाड़ियाँ इंश्योर करवा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इस तरह ये इंडिविजुअल और बिज़नेस दोनों को ही डील करती है। और इसी तरह कहते हैं कि जैसे जो भी स्मार्ट पीपल होते हैं वो इंश्योर होते हैं, वो सेफ फ्यूचर करते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर बनाते हैं। तो अभी नेक्स्ट है बैंकिंग। अब देखो जैसे हम सबका ना बैंकिंग से किसी ना किसी वे में तो कनेक्शन ज़रूर है। कि मतलब कोई ना, हम लोग किसी ना किसी तरह से बैंक से कनेक्टेड तो हैं। अब चाहे वो आपने सैलरी लेनी हो, बिल पे करने हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो बैंकिंग एक्चुअली होती क्या है, और बैंकिंग पैसा किस तरह से जनरेट करती है, ठीक है, और ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्यों बैंकिंग के मतलब बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें सप्लाई ऑफ मनी होती है। तो जितनी सप्लाई ऑफ मनी होती है उतना ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा जितना सर्कुलेशन में रहता है उतना ज़्यादा पैसा जनरेट होता है। तो बैंक का काम यही होता है कि उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, उसने पैसे की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए सिर्फ बैंक वो जगह नहीं होती जहाँ पे आप पैसा सेव करते हो, बल्कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर पैसा फ़्लो करता है, और वहाँ पे लोगों को लोन भी मिलते हैं, लोग अपना पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, सेविंग अकाउंट में भी करते हैं, उससे वो बैंक से इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ बैंक जिन लोगों को लोन दे रही होती है, बैंक उनसे इंटरेस्ट ले रही होती है। तो इसी तरह से सब बिजनेसेस भी ग्रो करते हैं और पैसा सप्लाई, जो मनी सप्लाई है वो होती रहती है और जो पैसा वो मूवमेंट में रहता है। ठीक है। तो अभी इसमें हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे और इसमें यह है कि जो बैंक्स के अलावा जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है ना, कि अगर बैंक अपना काम करना छोड़ दें तो जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा ना वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बगैर ये इकोनॉमी नहीं चल सकती। इसके बाद आ जाता है कि बैंकिंग होती क्या है कॉमर्स में। बैंकिंग को भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये बैकबोन है कॉमर्स की, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती है। क्योंकि देखो कॉमर्स में तो होती बाई सेलिंग के बाइंग और सेलिंग है। ठीक है। वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो सर्विसेज की भी हो सकती है, और उस बाइंग और सेलिंग के अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। तो बैंक का काम है आपकी कुछ जो ट्रांजेक्शन की सर्विसेज हैं उनको सिक्योर करना और उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है। और इसके साथ जो आपकी एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो देना, जिसमें वो एटीएम की सर्विस देते हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं। तो इसी तरह जो बिज़नेस है वो फ़ंड्स को मैनेज करती है। ठीक है। आप लोगों बिजनेस को लोन देती है और इसके साथ साथ वो बिज़नेस के ऑपरेशंस को स्मूथ करने में हेल्प करती है। और इसी तरह अगर कहा जाए कि अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो उसके साथ साथ पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ बैंकिंग इन कॉमर्स। अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस होती हैं, क्योंकि ये इंटरमीडियरी है जो कि आप जिसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोलते हैं, कि ये बिजनेसेस का और एक मतलब अगर जैसे कुछ लोग हैं वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो बैंक में कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं वही पैसा बैंक वाले उठा के लोन पे दे देते हैं। ठीक है। तो वो सिर्फ मनी को सर्कुलेट कर रहे होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स को कि नॉर्मली, और इसके साथ सेविंग्स भी करते हैं। बैंक इंकरेज करता है कि आप सेविंग करो, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि मतलब बैंक ट्रस्टवर्दी होती हैं। आपको पता है कि बैंक कभी भागते नहीं हैं, तो फिर उनके पास अगर आप सेविंग अकाउंट खोलोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब जो बैंक से वो प्रोवाइड करते हैं लोन इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके साथ साथ जब भी बिज़नेस ने एक्सपैंड करना होता है या इकोनॉमिकली ग्रो करना होता है तो वो बैंक से ही लोन ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनसे लॉन्ग टर्म लिया जाता है। ठीक है। अब ये सेविंग और इंटरेस्ट के सीन में, क्योंकि अगर कुछ लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो इस्लामिक टर्म्स पे भी ये चीज़ें सब कुछ होती हैं, और जो कि हमारा इस्लामी शरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है। लेकिन अभी उसको हम डिटेल में नहीं कर रहे। इसके बाद आ जाते हैं फ़ीचर्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है। अब जो बैंक के मेन फीचर्स है ना उसमें आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब सबसे जो बेसिक फ़ीचर है ना बैंक का वो तो यही होता है कि उसने लोगों के पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। ठीक है। लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट बनाते हैं, कुछ करंट अकाउंट बनाते हैं, कुछ फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। कि जैसे सैलरी आती है तो वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो मतलब हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किसी ने सेव करना होता है, कोई करंट यूज़ करता है, कोई फ़िक्स डिपॉजिट करता है। देखिए, अब फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए, टाइम के लिए करते हो। जैसे आपको कि आपने 3 साल के लिए पैसा फिक्स किया है, तो बैंक को पता होता है कि 3 साल तक आपने पैसा नहीं उनसे लेना। अगर 3 साल से पहले आप पैसा लोगे ना उनसे, तो फिर उसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो और क्योंकि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट के थ्रू करवाया हुआ 3 इयर्स का या 5 इयर्स का, तो वो मेचोरिटी डेट पे ही आपको मिलता है और बाकी टाइम में आप अपना इंटरेस्ट इंजॉय करते हो। इसके साथ ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। एडवांस पेमेंट्स करता है। बैंक लोगों को और बिजनेसेस को लोन देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात या अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को कंप्लीट कर सकें। अगर एक स्टूडेंट है उसको यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए पैसा चाहिए तो जो बैंक से वो भी लोन देते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। फिर इसके बाद आ जाती है क्रेडिट क्रिएशन। अब जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट करते हैं पैसा फॉर फर्दर लैंड का, जो मतलब देखो अब जैसे क्रेडिट का जो क्रेडिट क्रिएशन है उसका प्रोसेस क्या होता है। अब जो बैंक है उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया होता है। ठीक है। वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं जिससे इकोनॉमी आपकी एक्टिविटी मतलब उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है। क्योंकि इसमें यही आ जाता है कि देखो एक बंदा पैसा डिपॉजिट करता है और वो फिक्स डिपॉजिट में करे या दूसरे में करे। ठीक है। अगर तो उसने फिक्स डिपॉजिट में किया 3 साल के लिए, तो बैंक
उसका ही पैसा उठा के किसी और को लोन पे दे देता है। कि मतलब अगर आप उसमें देखो ना, तो बैंक खुद कुछ नहीं कर रहा होता है, मतलब वो खुद अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ लोगों के ही एक के पैसे दूसरे को दे रहा होता है। ठीक है, अब अगर एक बंदे ने लेट्स सपोज अपना पैसा डिपॉजिट कराया फिक्स्ड अकाउंट में, अब बैंक को पता है कि इसने 3 साल तक नहीं लेना, तो वो 3 साल के लिए किसी और को लोन दे देगा। और अगर वो 2% इंटरेस्ट दे रहा होगा एक उस बंदे को जिसने पैसा डिपॉजिट करवाया है, तो जिस बंदे को उसने लोन दिया है ना, उससे वो 5 to 10% ले रहा होगा। ठीक है, तो बैंक हमेशा फ़ायदे में होता है, इसलिए कहते हैं कि बैंक कभी भी लॉस में नहीं जाता है। बैंकिंग का एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ही प्रॉफिट में होता है, उनका लॉस का कोई सीन नहीं होता। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, आपको पता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट जाए या कुछ भी जाए, आपकी ऑनलाइन जो पेमेंट्स होती हैं, जो हम ऐप्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो हर एक का हम टैक्स दे रहे होते हैं। फिर इसके साथ ये चेक और ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। जो बैंक है वो ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है, जैसे वो चेक देता है, पे ऑर्डर बनाता है, और बैंक के ओवरड्राफ्ट बनते हैं। ठीक है, अब जो एक बिज़नेस है अगर उसने अपने सप्लायर को चेक के ज़रिए पेमेंट करनी है, तो वो कैश के थ्रू नहीं करता, वो चेक दे देता है। या फिर कुछ ऐसे ही हैं जो कि पे ऑर्डर ही लेते हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा ना डिफरेंस है कि पे ऑर्डर क्या होते हैं, ड्राफ्ट क्या होते हैं। अब ये वाली जो सारी चीज़ें ना डिटेल्ड वाली, ये हम जब बैंकिंग का पूरा टॉपिक करेंगे ना, तो वो उसके अंदर कवर अप करेंगे, यहाँ पे उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर उसके बाद आ जाता है एजेंसी का फंक्शन होता है। जो बैंक है वो आपके बिहाफ पे काम करते हैं। कि जैसे मतलब अगर एजेंसी का फंक्शन वैसे तय करते हैं कि अगर आप फ़ॉरेन करेंसी मतलब फ़ॉरेन डीलिंग कर रहे हो ना, तो वो आपके हिस्से का बिल पे कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी हैंडल कर लेंगे, आपके फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आपका बैंक मंथली इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बिल भी ऑटोमेटिकली पे कर देता है, अगर आप उसको लगा दो तो। ठीक है, तो और अगर आप कोई मतलब इंपोर्ट वगैरह का काम करो, तो उसमें भी बैंक आपको एलसी बना के आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं। फिर इसमें ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आजकल बैंक डिजिटल हो गए हैं, तो मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनसे सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं 24/7, तो आप घर बैठे अपना सारा काम कर सकते हो। फिर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आ जाती हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि आपके अकाउंट से डॉलर की पेमेंट नहीं होती थी, लेकिन अगर हमने अब भी ये कि अगर हमने अपना पाकिस्तानी रुपीज़ में अकाउंट खुलवाया हुआ है ना, और हमने कोई पेमेंट बाहर करनी है कि मतलब फ़ॉरेन कंट्री में करनी है, डॉलर में करनी है या किसी और करेंसी में, तो जो बैंक्स हैं वो एज अ फॉरेन एक्सचेंज भी काम करते हैं, और आपकी करेंसी को कि मतलब हमारी जो पीकेआर की अमाउंट है उसको डॉलर्स में और दूसरे फ्री करेंसीज में कन्वर्ट करके हमारे बिहाफ पे पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ हैं। कॉमर्स की सीरीज़ में अभी जो इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि है बिज़नेस यूनिट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें ना, तो बिज़नेस यूनिट एक सेटअप होता है जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल किया जाता है, और उनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है। क्योंकि देखो, जो बिज़नेस यूनिट होते हैं ना, वो सारे प्रॉफिट जनरेट, क्योंकि बिजनेसेस नॉर्मली दो तरह के होते हैं, कुछ प्रॉफिट जनरेट होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट जनरेट होते हैं। तो लेकिन जिस बिज़नेस यूनिट की हम बात कर रहे हैं वो सारे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, और जो नॉन प्रॉफिट जनरेटेड बिज़नेस होते हैं ना, उनको एनजीओज वगैरह कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रस्ट वगैरह पे जो चीज़ें चलती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम बाकायदा उन्हीं बिजनेस यूनिट का बात कर रहे हैं जो कि सेटअप डिज़ाइन ही प्रॉफिट जनरेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और उनका जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है और वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें एक स्मॉल बेकरी का, कि वो कपकेक बनाती है और बेचती है, और इसके अगेंस्ट एक दूसरी एमएनसी है, जैसे कि एमएनसीज है जैसे कि यूनिलीवर वगैरह है, तो वो लोग भी, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों हैं तो बिज़नेस यूनिट, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो उनके साइज़ का है। क्योंकि एक का साइज़ स्मॉल है, एक का साइज़ बिगर है। तो जिसका साइज़ बिगर है, जाहिर है वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा होगा, वो मैसेज के लिए काम कर रहा होगा, और जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो भी दोनों के डिफरेंट होंगे, और इसके साथ साथ इनके ऑपरेशन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और जो बिज़नेसेस हैं, जो बिज़नेस यूनिट हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी काम करते हैं, कि सिर्फ सिंगल बंदा ही उनका ऑनर होता है, मतलब सिंगल एंटिटी होती है, एक ही बंदा बिज़नेस को चला रहा होता है। और कुछ बिज़नेसेस पार्टनरशिप बेस होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ इवन ऐसे बिज़नेस भी हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, वो बहुत लार्ज स्केल में जो बिज़नेस होते हैं जहाँ पे शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो लोग हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन दो उसमें हंड्रेड्स में भी लोग होते हैं। ठीक है, तो वो बिज़नेस यूनिट में आ जाता है। अब अगर हम
अभी तो हम कर रहे थे बात कि बिज़नेस यूनिट किस तरह के होते हैं। अब एक बिज़नेस यूनिट क्या होता है? बिज़नेस यूनिट वही होता है कि अब अगर एक बिज़नेस है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेटअप है, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सबका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो काम करते हैं। और एट द एंड उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जितने भी टारगेट्स होते हैं, अगर उन सबको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए तो वो सारे मिलके हमेशा जो काम है ना वो बिज़नेस को प्रॉफिट जनरेट करने की तरफ ही मूव करा रहे होते हैं। कि मतलब उनका जो मेन एम होता है ना वो बिज़नेस को ग्रो करना ही होता है, और जो बिज़नेस के बेसिक गोल्स होते हैं ओवरऑल उन्होंने उनको कंप्लीट करना होता है। तो इसी तरह जो बिज़नेस यूनिट है ना उसकी सिग्निफिकेंस लाया करती है कि अगर आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन है, तो अगर आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी, और अगर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होती है तो इसका मतलब आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करते हो। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करने का मतलब होता है कि आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है, ठीक है। और जितनी आपको कॉस्ट कम पड़ेगी उतनी आपके पास रिटर्न ज़्यादा होंगे। तो जब आपके पास रिटर्न ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, आपकी सेल ज़्यादा होगी, आपके बिज़नेस ग्रो करेगा, आपके बिज़नेस में एक्सपेंशन आएगी, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। तो ये हमारा होता है बिज़नेस यूनिट का बेसिक। उसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात करेंगे वो है फाइनेंस। अब देखो जो फाइनेंस है ना ये होता है, अब जैसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंस ब्लड लाइन है किसी भी बिज़नेस की, ठीक है। जैसे कि एक इंसान है वो खून के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। उसी तरह बिज़नेस को ज़िंदा रहने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बिज़नेस की टर्म में हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो अगर एक बिज़नेसमैन है, उसने कोई नई मशीन लगानी है, ठीक है, या वो कोई स्टॉक परचेज़ करना चाहता है, उसको इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, या फिर उसने कोई चीज़ मतलब मार्केटिंग करवानी है, तो कुछ भी उसने करना है तो उसको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए ना वो फाइनेंस ही चाहिए, तो उसको पैसे ही चाहिए। तो जो फाइनेंस है ना वो सिर्फ होती है ऑल अबाउट टू मैनेज मनी, कि आपने मनी को मैनेज करना होता है हर तरह से। और हमने ये देखना होता है कि हम हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम पैसे कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रही है, किन से हमें प्रॉफिट आ रहा है, किन से हमें लॉस हो रहा है। तो इस तरह जो बिजनेसेस हैं वो हमेशा अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, और हम लोगों ने मार्केटिंग बजट कितना रखना है, हम लोगों ने अगर लोगों को रिक्रूट करना है, जॉब पे रखना है तो कितने लोगों को रखना है, उनकी सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, कहाँ पर नहीं करनी। और अगर आपकी फाइनेंस बहुत अच्छी हो तो आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके साथ साथ आपका बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रो करता है, ठीक है। कि बिज़नेस के ग्रो करने का मतलब ही आपके फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। अब देखो कि जो फाइनेंस है ना वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है तो जो विद इन 1 ईयर आप लोगों ने देने होते हैं उसमें आपकी करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आपके बैंक लोन वगैरह आ जाते हैं या लीज़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं बिज़नेस का जिससे पैसा जनरेट हो सकता है। अब जैसे बैंक लोन हो गए, अगर आपका रिटेन प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो मतलब अगर आपका बिज़नेस का प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो फिर आप रिटेन प्रॉफिट होता है कि जिसको आप दोबारा री इन्वेस्ट करते हो बिज़नेस में, ठीक है। या डिबेंचर्स वगैरह आपके होते हैं जो कि फ़िक्स्ड एसेट्स होते हैं और आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो। और अब अगर हम की कॉन्सेप्ट की फाइनेंस में बात करें तो उसमें कैपिटल मैनेजमेंट होता है। क्योंकि देखो अगर कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी है ना बिज़नेस की, तो इसका मतलब है कि उसने रिसोर्सेज को एलोकेट बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, वो और ऑप्टिमल लेवल तक वो है ना रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा होगा। इट्स मीन कि उसका वेस्टेज बहुत कम होगा। अगर बिज़नेस का वेस्टेज बहुत कम होगा तो उसके रिटर्न्स बहुत मैक्सिमाइज होंगे और जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी। तो ये होता है कि अगर आप अपने कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो और आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लान हमेशा आपका बहुत रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास डिसीजन मेकिंग जो गाइड आपका प्लान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और बिज़नेस को हमेशा फोरकास्ट करे कि उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, और कैश फ्लो को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करे। क्योंकि हर बिज़नेस को अपने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपका बिज़नेस लिक्विडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब आपने क्योंकि देखो
मेन चीज़ सिर्फ यही नहीं होती पैसा कमाना, उसकी मेन जो टास्क होता है ना वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आपने फ़र्दर किस तरह से इन्वेस्ट करना है। आपने पैसा जो अर्न किया उसको वेस्ट नहीं करना, उसको पैसे को, क्योंकि देखो जो पैसा होता है ना, जितनी देर वो सर्कल में रहता है ना, सप्लाई ऑफ मनी रहती है, उतनी देर वो चलता रहता है कि साइकिल ऑफ मनी जितनी देर चलता रहेगा उतनी देर पैसा जनरेट होता रहता है। तो इसलिए हमेशा पैसे को कभी स्टैटिक नहीं रखते होते, उसको हमेशा इन्वेस्ट करते होते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर नई जो आने वाली अपॉर्चुनिटी आप उसको भी ग्रैब करते हो, जिसकी वजह से मतलब आपके बिज़नेस की ग्रोथ का बहुत ह्यूज पोटेंशियल होता है। और बिज़नेस सीरीज़ का जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है ना वो है चेंजिंग इन्वायरमेंट कॉमर्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो उसी तरह कॉमर्स भी तेज़ी से बदल रही है। और जो आज का बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो बहुत डिजिटल हो गया, फास्ट हो गया है और ग्लोबली हो गया है, ठीक है। पहले लोग थे दुकानदार से सामान लेते थे, अब लोग दराज से, अमेज़ोन से, ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे ऑर्डर करते हैं। तो अगर देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है, ठीक है। और जहाँ हम समझ इसके साथ कि मतलब आप कह लो कि जो बिज़नेस है ना उसका इन्वायरमेंट प्रॉपरली ही शिफ्ट हो गया है, कि जहाँ पहले सब कुछ आप और सोशल मीडिया की जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई, ये ई कॉमर्स और जो सोशल मीडिया वगैरह उसने कॉमर्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी वाइज और लीगलिटी वाइज, ठीक है, लॉ रूल्स रेगुलेशन वाइज, ठीक है, जिसको हम पेस्ट एनालिसिस बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो कॉमर्स का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। लेकिन हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गई है, ई कॉमर्स का ट्रेंड बहुत हो गया है, सोशल मीडिया को लोगों ने यूटिलाइज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। अब आए दिन आप देखो कि नए बिजनेसेस ऑनलाइन ही खुल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही उनके प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ही उनके बेसिक स्टोर्स हैं, ठीक है। तो अब कॉमर्स से ज़्यादा ई कॉमर्स पे शिफ्ट होती जा रही है। तो इसकी वजह से जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है ना, जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदल गया और उसके साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आजकल के दौर में काम करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप किसी भी बिज़नेस को किसी भी तरह से नहीं चला सकते। तो और इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़ाहिर है, क्योंकि पहले आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, मार्केटिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी, कि मतलब मार्केटिंग का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आप अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ कर देते हो, आप लोगों से अपने पॉइंट शेयर कर लेते हो, लोगों से उनके रिव्यूज़ ले लेते हो, कमेंट्स ले लेते हो, ठीक है। तो अब लोगों तक रीच करना आसान हो गया और हर तरह के लोगों के साथ आप रीच कर लेते हो, हर जनरेशन के लोगों से रीच कर लेते हो। तो अब जो आप कह लो आपकी एंगेजमेंट है और रीच तो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब इसमें वही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, लोगों ने ज़्यादा इनोवेशन की तरफ काम करना शुरू कर दिया, लोग क्रिएटिव ज़्यादा हो गए, ठीक है, और वो अपने न्यू आइडियाज़ को बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिकल शिफ्ट आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लोगों का इनकम लेवल चेंज हो गया। क्योंकि देखो अगर हर बच्चा छोटी एज से काम करना शुरू, जैसे अभी मैं बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल्स के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं अभी किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन कर रही, लेकिन मेरे अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप छोटी एज से मार्केट का एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हो ना, तो आपका जो एक्सपीरियंस लेवल होता है, एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज है ना, बुकिश लैंग्वेज तो सिर्फ आपको चीज़ों की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट वगैरह बता रही होती है, लेकिन जब आप मार्केट में एंटर होते हो तो उसी के बाद आपको रियल नॉलेज मिलता है कि रियल में कस्टमर कैसे डील करते हैं कुछ। तो जब आप छोटी ऐसी इन चीज़ों में करते हो ना तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है और आप जल्दी पैसे कमाना शुरू कर देते हो। और जब जल्दी पैसे कमाना शुरू करते हो आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से परचेजिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं लोगों के डिफरेंट डेमोग्राफिक वाइज पे ना, लोगों के परचेजिंग पैटर्न चेंज होंगे, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो उसके साथ रेगुलेटरी चेंजेस आ जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नए बिजनेसेस को, पुराने बिजनेसेस को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ताकि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। तो ये हमारा था
कि एक जिसको हम कहते हैं कॉमर्स की एक सीरीज़ थी जो हमने इन 2 पार्ट में कवर अप की है, लेकिन हर टॉपिक को हम डिटेल में तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन हर टॉपिक की एक डिटेल्ड वीडियो भी ऐड करूँगी मैं। That's it for today's lesson. Keep practicing, stay consistent, and don't forget to like, share and subscribe to Gen Z Learnovation.